सुप्रभात मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। निमी टेक्निकल को दिल से चाहने वालों, आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी मोहब्बत की जिंदगी जिए। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी शायरी लेकर आया हूं, जरूर सुनिएगा। आपने नजर से नजर कब मिला दी, हमारी जिंदगी ने झूम कर मुस्कुरा दी। आपने नजर से नजर कब मिला दी, हमारी जिंदगी ने झूम कर मुस्कुरा दी। जुबा से तो हम कुछ भी न कह पाए, मगर निगाहों ने दिल की हाल सुना दी। और दोस्तों, आपके दिल की हाल क्या है, ये कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, है ना। तो बिल्कुल जितने भी निमी टेक्निकल को दिल से लाइक करते हैं, वो एक बार इस सेशन को भी दिल से लाइक करेंगे और इस वीडियो को भी दिल से शेयर करेंगे, है ना। तो जरूर शेयर कीजिएगा। आप पे पूरा विश्वास है, आप पे पूरा मोहब्बत है, आप पे पूरा सब कुछ न्यौछावर है ना। बस दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल मोहब्बत से देखना, है ना। देखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मर की जो क्लास है, इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं और ये पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच उपस्थित है। अगर आप यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल बेखौफ देखिए। यदि आप बार्क के एग्जाम के लिए देख रहे हैं, यदि आप कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए कॉमन क्लास है, कॉमन क्वेश्चन है। बहुत ही दोस्तों, इसमें जो कंटेंट लेकर आए हो, बहुत ही मेहनत करने के बाद वो कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है और बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद वो कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है। जरूर ये क्लास आपको दोस्तों बहुत अच्छी लगेगी। बस इस क्लास को आप प्यार से, इस क्लास को आप मोहब्बत से देखिएगा, है ना। प्यार में भी मोहब्बत होना चाहिए, नहीं तो वो मोहब्बत ही क्या जिसमें कोई मोहब्बत ना हो। निम्नलिखित विकल्पों में से ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाने वाला रिले कौन सा है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, बिल्कुल प्यार से देखिए। एसएसआर रिले, ईएमआर रिले, रीड रिले, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाइएगा, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले। ये कौन सी रिले है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मर होती है ना। अब आप ये भूल जाइए कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर या सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। इसके अलावा जो आपके पास एक मशीन होती है जिसको आप कहते हैं अल्टरनेटर और दूसरे को जनरेटर, है ना। इन दोनों में इस रिले का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों में इस रिले का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये भी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि हमें ये भी पता चल जाए कि ये काम क्या करता है ना। तो जब भी इस मशीन के आंतरिक भाग में शॉर्ट सर्किट होती है, क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, या फिर इसके आंतरिक भाग में क्या होता है, ग्राउंड फॉल्ट आती है। कौन सी फॉल्ट, ग्राउंड दोष आती है। उसी स्थिति में ये क्या होती है, ये एक्टिव होती है और ये काम करती है ना। थोड़ा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी मैं आपको समझाऊंगा और वर्किंग प्रिंसिपल आपको बहुत ही मस्त लगेगा दोस्तों। इस वीडियो को, इस वर्किंग प्रिंसिपल को आप जरूर देखिएगा, है ना। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ये कौन सी है, ये मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले, है ना। इसी का क्या है, इसी का ये है आपके सामने ये स्कीम डायग्राम। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये ट्रांसफॉर्मर की इस वाइंडिंग में भी देखिए सीटी लगी हुई है, इस वाइंडिंग में भी सीटी, यानी कि दोनों साइड में सीटी लगी हुई है ना। ये कैसे काम करता है वो सुनिए। आपकी ट्रांसफॉर्मर ऑन है, ठीक है ना। दोनों वाइंडिंग में, दोनों साइड में यहाँ पर सीटी लगी हुई है, ठीक है। इस सीटी में ये जो आपको क्वाइल ए, क्वाइल बी और क्वाइल सी है ना, यही क्या है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले का ये क्वाइल है। इस क्वाइल में, हर एक क्वाइल में 2 टर्मिनल है। इसका कनेक्शन अपन को कैसे करना है, देखिए। इसमें जो आपकी ये जो सीटी है, सीटी को शॉर्ट करने के बाद जो एक न्यूट्रल, जिसको हमने, इस न्यूट्रल को बाद में यहाँ पर देखिए ग्राउंड भी कर रखा है। न्यूट्रल वायर के एक तरफ हमने यहाँ रिले का एक क्वाइल कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ फेज में कनेक्ट कर दिया, जो सीटी के माध्यम से आई हुई है ना। अलग अलग फेज में हमने इसको कनेक्ट कर दिया और जो आपका न्यूट्रल है, इधर न्यूट्रल एक तरफ शॉर्ट कर दिया। हमारी मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले की कनेक्शन कंप्लीट होगी। अब ये काम कैसे करेगी, ये काम यूं करेगी
कि ये जो आपकी सीटी है ना, तीनों फेजों में आर फेज, वाई फेज और बी फेज, इसमें जो करंट चल रही है, इसमें जो करंट का प्रवाह हो रहा है, इसका जो वेक्टर योग है, करंट का जो वेक्टर योग है वो कैसा है, वो 0 है ना। इस फेज में जो करंट चल रही है, इस करंट का वेक्टर योग 0 है, जिसके वजह से ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल में भी 0 एम्पियर की करंट चल रही है। कितने एम्पियर की? 0 एम्पियर की करंट। इस केस में ये कॉइल निष्क्रिय है, यानी कि कैसा है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होगा? जब मान लीजिए आपकी ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट हो जाती है। क्या होती है? जब आपकी ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट या फिर ग्राउंड फॉल्ट आ जाती है, उस केस में क्या होगा कि इसमें जो इन तीनों फेजों में जो करंट प्रवाहित होगा वो असंतुलित करंट प्रवाहित होने लगता है ना, जिसका वेक्टर योग 0 नहीं होता। फिर क्या होता है कि वो करंट इस कॉइल के माध्यम से पास होने लगती है, इस कॉइल के माध्यम से वो करंट फ्लो होने लगती है, जिससे ये कॉइल क्या होती है, उत्तेजित हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्या होती है? ये एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगी कि सर्किट ब्रेकर को एक कमांड भेजती है, ताकि वो सर्किट ब्रेकर एक फिक्स टाइम पर आपके इस ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड फॉल्ट होने से वो बचा सके, है ना। तो इस प्रकार से पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर एग्जाम में आ जाए वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, रिले का कनेक्शन कैसे किया जाता है ना, वेक्टर करंट का वेक्टर योग 0 होता है या 0 नहीं होता है, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। और किस सेकेंडरी वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग तरफ सीटी लगाई जाती है, ये सारी क्वेश्चन दोस्तों यहां से तैयार हो सकती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और वो सारी चीजें, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, है ना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक किस स्थिति में होता है? मां कसम बताऊं, बिल्कुल दोस्तों इतना बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक किस सिचुएशन में होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। लीडिंग पावर फैक्टर पर। किस पावर फैक्टर पर? लीडिंग पावर फैक्टर पर। अगर मैं आपसे ये कह दूं भैया कि जो आपकी लीडिंग पावर फैक्टर होती है ना, इस पावर फैक्टर में जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल होता है वो कैसा होता है? देखिए, इसमें जो करंट चलती है, करंट का फेज एंगल इसमें कैसा होता है? करंट का जो फेज एंगल होता है वो कैसा होता है? वोल्टेज के फेज एंगल से आगे होता है। कैसा होता है? वोल्टेज के फेज एंगल से आगे होता है। मतलब कि करंट आगे, वोल्टेज पीछे होती है ना। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मर आपकी होती है, ट्रांसफॉर्मर में जैसे ही आपने क्या किया कि लोड बढ़ा दिया, क्या किया आपने? लोड बढ़ाया। लोड बढ़ाने से क्या होता है, इसका जो लोड करंट होता है, लोड करंट का भी मान बढ़ता है। और लोड करंट का मान जब बढ़ता है ना, तो इसमें वोल्टेज का मान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज का भी मान बढ़ने लगता है। और वोल्टेज तो लीडिंग पावर फैक्टर पे पीछे होना चाहिए, क्योंकि कौन सी यहां पर लोड कनेक्ट है? कैपेसिटिव लोड कनेक्ट है। कैपेसिटिव लोड में ही तो लीडिंग पावर फैक्टर आती है ना। तो लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज पीछे होना चाहिए, लेकिन हमने ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाया, जिससे लोड करंट बढ़ा, जिससे वोल्टेज भी बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज तो होना चाहिए पीछे। और वोल्टेज जब आगे बढ़ जाता है तभी वोल्टेज रेगुलेशन कैसा हो जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन मेरे भाइयों ये कैसा हो जाता है? निगेटिव चली जाती है। कि कैसे चली जाएगी? ये निगेटिव चली जाएगी। बस यही रीजन है, बस आपको इतना ही गांठ बांध के रख लेना है कि किस पावर फैक्टर पर निगेटिव जाती है। अगर ये पूछा जाए कि अगर ये लैगिंग, इस पर हम लोड कनेक्ट करते हैं, किस प्रकार का लोड कनेक्ट करेंगे? लैगिंग लोड कनेक्ट करेंगे, तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा? तब इसका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा मत इस चीज को, ठीक है ना। हाँ, डीमर स्टेट युक्ति के नुकसान क्या है? आपने फायदा बहुत पढ़ लिया, आपने फायदा तो बहुत पढ़ लिया, अब नुकसान पढ़ लीजिए कि डीमर स्टेट युक्ति से नुकसान क्या है ना। तापमान जनरेट करना, रेडियो इंटरफेरेंस जनरेट करना, घर्षण जनरेट करना, या हिमशीत, है ना, फ्रॉस्ट जनरेट करना, इसका क्या काम है, मतलब क्या नुकसान है इससे? तो ये रेडियो इंटरफेरेंस जनरेट करता है। कैसे रेडियो इंटरफेरेंस जनरेट करता है? सबसे पहले सुनिए,
डीमर स्टेट युक्ति है क्या चीज? तो ये डीमर स्टेट युक्ति ये है क्या, ये जो एसी आपकी वोल्टेज होती है, कौन सी वोल्टेज मेरे भाई, एसी वोल्टेज, इस वोल्टेज के मान को क्या करता है, ये बढ़ाता, सॉरी घटाता है, वोल्टेज के मान को ये क्या करता है, ये घटाता है ना, वोल्टेज के मान को ये घटाएगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए, आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाली, किस प्रकार की, इलेक्ट्रॉनिक डीमर युक्ति मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डीमर युक्ति लगाने से हमें बेनिफिट क्या होता है, ये भी वोल्टेज को घटाएगा, लेकिन ये पावर हानि बहुत कम कराती है। ये क्या कराएगी, जो पावर लॉस होती है ना, ये बहुत ही कम पावर हानि कराएगी। और पावर हानि तो कम कराती है, लेकिन साथ में जो एसी सप्लाई है, जो साथ में जो आपकी एसी सप्लाई है, इस सप्लाई में किस लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, किसके लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, प्रेरकीय लोड के लिए ये रेडियो इंटरफेरेंस जनरेट करता है। बस इतना सा ही इसका काम है कि एसी वोल्टेज को डाउन करना। मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डीमर युक्ति आज के टाइम पे बहुत सारे उपस्थित है ना, जो पावर लॉस बहुत कम कराती है, लेकिन एसी सप्लाई पे जो इंडक्टिव लोड है ना, उस इंडक्टिव लोड में ये क्या करते हैं, ये रेडियो इंटरफेरेंस जनरेट करते हैं, है ना। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि एक एक चीजें दोस्तों आपकी क्लियर हो रही होगी, एक एक चीजें बिल्कुल दोस्तों आसानी से क्लियर हो रही होगी। और तैयारी करने में मजा तभी आता है, देखो यार, जब हर चीज, हर डाउट क्लियर हो जाए, है ना। डाउट के साथ तैयारी करने में क्या मजा आएगा। किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच वैद्युतिक अंतर कितना होता है ना, कितना वैद्युतिक अंतर है। अब देखिए, ये जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ये क्या, कौन सी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और साथ में देखिए ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। अब ये कमेंट करके बताइए ये किस प्रकार की ट्रांसफार्मर होगी। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब इसमें देखिए, इस वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा वो कौन सी वोल्टेज होगी, वो सप्लाई वोल्टेज होगी। और इधर जो वोल्टेज होगी वो कौन सी वोल्टेज चलेगी, इधर इंड्यूस्ड वोल्टेज चलेगी, है ना, इंड्यूस्ड वोल्टेज। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज जो फैराडे के नियम द्वारा, जो फैराडे के नियम के द्वारा जनरेट होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ चलेगा। है तो दोनों वोल्टेज ही, लेकिन इन वोल्टेज में अंतर कितना होगा, फेज डिफरेंस, फेज एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो वो 180 डिग्री होगा फेज एंगल। कितना, फेज एंगल 180 डिग्री, है ना। ऑप्शन में 180 डिग्री का कोई ऑप्शन नहीं है, तो लीजिए मैं इसको बना ही देता हूं 180 डिग्री, है ना। ये हो गया आपका 180 डिग्री, ताकि पीडीएफ आपको बिल्कुल मजेदार मिले, है ना। पीडीएफ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच वैद्युतिक अंतर यानी कि फेज एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का फेज एंगल होगा, है ना। बताइए चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। चलिए देखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने वाली कौन सी दशा है ना। मुझे इस क्वेश्चन को देख करके एक अपने गांव देहात में एक कहावत कही जाती है कि कान को चाहे ऐसे करके पकड़ो या फिर कान को ऐसे करके पकड़ो या फिर कान को ऐसे पकड़, तो कान को ही रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है कि आप सभी को तो पता है कि कॉपर हानि बराबर लोहा हानि वाली, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। लेकिन क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि लोहा हानि बराबर कॉपर हानि हो सकता है या फिर कॉपर हानि बराबर ही लोहा हानि होगा, है ना। अब आप कहेंगे कि वही वाली बात आ गई, चाहे कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान तो पकड़ना ही है, पकड़ तो कान ही रहे हैं आप, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉपर हानि को हम लोहा हानि के बराबर करते हैं, क्योंकि जो है ये लोड पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा बहुत कम होता है, जिससे पावर ड्रॉप बहुत कम होती है ना। ना के बराबर हम लोहा हानि को मानते हैं, है ना। अब कॉपर हानि अधिक होती है और जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कॉपर हानि और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो हम लोहा हानि जो एक्चुअल में कम है इसको कॉपर हानि के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपर हानि तो अधिक है, तो फिर हमें लोहा हानि को भी अधिक करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। इसलिए हम कॉपर हानि को लोहा हानि के बराबर करते हैं, क्योंकि लोहा हानि जिसको हम आयरन लॉस या कोर लॉस कहते हैं ये बहुत कम होता है, और हम चाहते हैं कि कॉपर लॉस भी आयरन लॉस की तरह बहुत कम हो। इसीलिए दोस्तों
इसीलिए आपकी जो ट्रांसफॉर्मर है, जब कॉपर हानि बराबर लोहा हानि हो जाती है, उस केस में ये मैक्सिमम अपने दक्षता पर काम करती है। 500 केवीए से अधिक दक्षता वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके जरूर बताइए। पावर ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या फिर करंट ट्रांसफार्मर, किस ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, है ना? कौन सा ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सा ऑप्शन पे आप मतलब कि रिझे हुए हैं, ये बताइए। शक्ति ट्रांसफार्मर, तो बिल्कुल आपकी चाहत बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पावर ट्रांसफार्मर, है ना? आपकी चाहत, आपकी पसंद गलत हो कैसे सकती है ना? आपकी पसंद गलत हो ही नहीं सकती। शक्ति ट्रांसफार्मर, यही आपकी सही आंसर है। अब देखिए, जो ट्रांसफार्मर हमारे 200 केवीए रेटिंग की हो गई है ना, या फिर 200 केवीए से अधिक रेटिंग वाली हो गई, इसको हम पावर ट्रांसफार्मर के कैटेगरी में डाल देते हैं। किस कैटेगरी में डालेंगे? इसको हम पावर ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में डाल देते हैं, जो 200 केवीए से अधिक की होती है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है सर, इसको हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं? तो जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होती है, कौन सी स्टेशन? जनरेटिंग प्लांट होती है, या फिर आपने देख रखा होगा कि जहां से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है, जहां से कौन सी लाइन स्टार्ट होगी? ट्रांसमिशन लाइन या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम जहां से प्रारंभ होती है ना, वहां पर इसको लगाया जाता है। अब ट्रांसमिशन लाइन में इसको क्यों लगाते हैं? जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं ना, तो वोल्टेज का मान घटने लगता है। और लोड देखिए, हमने क्या किया, हमने लाइन का लोड बढ़ाया। लोड बढ़ाने से क्या होगा कि इसका जो वोल्टेज का मान है ना, वो घटने लगता है, और हमें वोल्टेज घटने नहीं देना है। जब वोल्टेज जैसे ही घटता है, तुरंत हम जनरेटिंग प्लांट या फिर ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग में जहां पर इस पावर ट्रांसफर को हमने इंस्टॉल किया है, उस ट्रांसफार्मर को हम ऑन कर देते हैं, जिससे ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। अगर लोड घट गया तो फिर वोल्टेज कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हम इस ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ऑन ऑफ करके इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि देखिए, ये जो आपकी ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफार्मर का जो लीकेज रिएक्टेंस है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस ट्रांसफार्मर का जो लीकेज रिएक्टेंस का मान है, ये लीकेज रिएक्टेंस का मान बहुत अधिक होता है ना? लेकिन ये किसके तुलना में अधिक होगा? ये वितरक ट्रांसफार्मर की तुलना में। किसके? वितरण ट्रांसफार्मर की तुलना में ये क्या होता है? बहुत अधिक होता है। वितरण ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस का मान कैसा होता है? कम होता है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? ए करेक्ट आंसर हो गया, है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? अब देखिए, आप दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस तैयारी के दरमियान ना बहुत सारी चीजें दोस्तों तकलीफ भी दे रही होगी, बहुत सारी, कहते हैं ना कि देखिए, जब इंसान प्यार करता है ना, तो प्यार में सब कुछ जायज होता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, प्यार में सब कुछ जायज होता है ना? प्यार में तो लोग मार भी खा जाते हैं, बेइज्जती भी सह लेते हैं, मतलब क्या ना क्या दुर्दशा हो जाती है ना? वैसे ही बस आपको यदि अपने सपनों से प्यार होगा ना, तो सब कुछ जायज होता है। प्यार में तो सब कुछ जायज है, चाहे प्यार किसी भी प्रकार का हो, चाहे अपने सपनों के लिए हो, चाहे किसी लड़की के लिए हो, किसी गर्लफ्रेंड के लिए, किसी इंसान के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, प्यार में सब कुछ जायज होता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी से आपको प्यार है ना, तो आपको कब भूख लग रही है, कितना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, कितना कंटेंट देखना पड़ रहा है, ये सब जायज है यार, सब कुछ जायज होता है ना? तो ये क्लास देखिए, सिर्फ आपके आज के 24 घंटे में से सिर्फ 25 से 30 मिनट लेगी, और इस 25 से 30 मिनट में यदि आपने इस क्लास को देख लिया ना, तो सच बताऊं आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, तो उसका आंसर तो आप डेफिनेटली कर ही पाएंगे, करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर कोर स्टील में सिलिकॉन की मात्रा का परसेंटेज आपको बताना है, जो कितना है 3.6 से लेकर के 4.8% होता है। कितना? 3.6 से 4.8% होती है।
अब अगर मैं आपसे कह दूं एक ट्रांसफॉर्मर है जिसको हमें 50 हर्ट्ज पर क्या करना है, ऑपरेट करना है। कितने हर्ट्ज पर? 50 हर्ट्ज पर। और दूसरी ट्रांसफॉर्मर है जिसको हमें 25 हर्ट्ज पर ऑपरेट करना है। तो ये जो सिलिकॉन की हम ब्लेड तैयार करेंगे ये कितने कितने एमएम की होनी चाहिए, है ना। 50 हर्ट्ज के लिए 0.35 एमएम साइज की पत्ती होनी चाहिए और इसके लिए 0.5 एमएम साइज की पत्ती होनी चाहिए, है ना। इस चीज को बिल्कुल दोस्तों ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मर 50 हर्ट्ज के लिए ऑपरेट होगी तो 0.35 एमएम सिलिकॉन की पत्ती, यदि 25 हर्ट्ज है तो फिर 0.5 एमएम की सिलिकॉन की पत्ती होनी चाहिए, है ना, जिसको हम कोर लॉस को कम करने के लिए पत्ती के रूप में देते हैं। और दूसरी बात, ये जो सिलिकॉन है ना, इसमें जो हमने पत्ती बनाया है, जैसे देखिए ये पत्ती हमने इसमें बनाया, ठीक ना, तो पत्ती के बीच इसमें क्या होगा, इसमें ज्वाइंट भी होंगे, है ना। मान लीजिए एक सीधा एल एक उल्टा एल करके हमने बनाया, एक पत्ती का निर्माण दिया, तो इसमें 2 ज्वाइंट होगा ना। तो फिर से जो हम दूसरी जो इसमें हम पत्ती अरेंज करेंगे, उस पत्ती का जो ज्वाइंट है पहले वाले ज्वाइंट के सामने नहीं आना चाहिए, है ना। इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, CRGO प्रोसेस किया जाता है ना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेड, इस प्रकार से इसका ओरिएंटेशन किया जाता है, फैब्रिकेशन किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में इसको अर्जमेंट करने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्ब्रिकेटेड। इसको हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेटेड, है ना, इम्ब्रिकेटेड। यानी कि आपस में जो ज्वाइंट है ना अलग अलग पत्तियों की, वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका ओरिएंटेशन कहते हैं, जिसको इम्ब्रिकेटिंग कही जाती है ना। ट्रांसफॉर्मर कोर स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 3.6 से 4.8% होती है और इसमें 0.1% इसमें क्या होता है, कार्बन। ध्यान से सुनिएगा, 0.1% कार्बन, बाकी पूरा का पूरा क्या होता है, इसमें लोहा होता है ना। 50 हर्ट्ज के लिए इतना, 25 हर्ट्ज के लिए इतना। और किस प्रकार से इसके पत्तियों को अरेंज किया जाता है वो भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। अब ये जो आपकी ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ना सर, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपके लिए, ये तो क्या है, ये तो कोर है, ये क्या है, ये कोर है। और इसमें जो हम वाइंडिंग देखिए लपेट रहे हैं, ये जो हमारी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग इसमें केवल और केवल एक ही वाइंडिंग है ना, केवल और केवल एक ही वाइंडिंग है। और इसी वाइंडिंग में हम सप्लाई भी दे रहे हैं और इसी वाइंडिंग से हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए यहां से ये इस प्रकार से टर्न्स भी निकाल ले रहे हैं, है ना। ये देखिए इस प्रकार से टर्न्स भी निकाल दे रहे हैं। तो उसी वाइंडिंग को हम सप्लाई से भी कनेक्ट कर दे रहे हैं और वहीं से हमने टर्न्स भी निकाल दिया है। तो इस प्रकार का जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होता है कि आपका चालन और प्रेरण दोनों मेथड के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, दोनों मेथड द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं स्टार्टर के रूप में। सीटी में इस्तेमाल किया जाने वाला एम मीटर का स्केल कैसा होता है, ये अनुपातिक होता है ना। कैसा होगा, ये अनुपातिक होगा। ये यूपीपीसीएल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। 98% पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। और पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितना चीजें आपको चाहिए था वो मैंने पहले ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको दे दिया कि भाई पावर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, लीकेज रिएक्टेंस कितना होता है ना, कैसे वो काम करता है। और अगर इससे कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो वो भी मैं आपको डिटेल से बताता, ठीक है। तो ये क्लास देखिए, आपका साथ यहां तक था और आपने पूरा इस क्लास को देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर हम एक दूसरे से लाइव कनेक्ट होते तो शायद हम थोड़ा सा और फीलिंग के साथ चीजों को समझ पाते, है ना। चलिए दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके, लाइव के साथ जुड़ करके पढ़ेंगे। और लाइव में पढ़ने का कुछ अलग ही अंदाज होता है, कुछ अलग ही फीलिंग आती है लाइव क्लास में पढ़ने के लिए, है ना। जो भी आपका डाउट्स होता है वो हाथों हाथ आप पूछते हैं, उसका
जवाब भी आपको हाथों हाथ मिल जाता है। तो वो जो टाइम होता है, वो जो सिचुएशन होता है, वो अलग ही फीलिंग वाली सिचुएशन होती है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और निमी टेक्निकल को कितने लोग दिल से चाहने वाले हैं वो हाथ खड़े करके बताएंगे, और जरूर इस वीडियो को एक बार शेयर करेंगे। बिल्कुल प्यार से दोस्तों, दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। इसका अगला एपिसोड लेकर कल सुबह हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को दिल से लव यू।